नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने जन्मदिन के मौके पर बीएसपी सुप्रीमो ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मीडिया को संबोधित करते हुए बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज इस बात की घोषणा कर दी कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव उनकी पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर अटैक करते हुए कहा कि ये पार्टियां आरक्षण विरोधी हैं, आरक्षण को खत्म करने की साजिश चल रही है। समाजवादी पार्टी ने तो संसद में SC/ST आरक्षण पास नहीं होने दिया, बल्कि बिल का पर्चा तक फाड़ दिया। वहीं मंडल कमीशन के नाम पर मायावती ने कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया और कहा कि बीजेपी और कांग्रेस इस मामले में एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके साथ ही मायावती ने ईवीएम पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहा कि ईवीएम के बजाय अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या 2024 चुनाव से पहले ही विपक्षी एकता का दम निकलने लगा है। महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या बीएसपी सुप्रीमो को सपा से गठबंधन रास नहीं आया, और सबसे महत्वपूर्ण, ईवीएम पर फिर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाए हैं। आखिर मायावती को ईवीएम पर भरोसा क्यों नहीं। यहाँ तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ सोमेश्वर पांडे जी हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब इस चर्चा का हिस्सा हैं, जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। और समरेंद्र सिंह सैथवार साहब हैं, आप बहुजन समाज पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत समरेंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। गठबंधन से बहन जी इतना घबरा क्यों गई? गठबंधन से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जी सर, आवाज मेरी मिल रही है सर? जी, अपनी बात पूरी कीजिए। भारतीय जनता पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी हुई चाहे कांग्रेस पार्टी हुई, इन्होंने समय समय पर उत्तर प्रदेश के लोगों को छला है। और रह गई बात जो आपने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी घबरा क्यों रही है, मैं आपसे बता दूं कि 2022 का चुनाव जब बीता तो 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनके द्वारा एक भ्रम फैलाया गया जगह जगह जाके कि माननीय बहन जी को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। और यह लोग यह कहें, और जो मीडिया है, मीडिया को भी इन लोगों ने कैप्चर कर लिया। और इन लोगों ने दिखाया कि जैसे कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, यही दो पार्टी केवल मुख्य लड़ाई में है, और हमारे बहुजन समाज के लोग भटक गए। और सर, इसका खामियाजा हमको हुआ कि हमारी पार्टी एक सीट पे आ गई। लेकिन मैं आपको पुनः एक बात और बता दूं कि हमारी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जब अकेले लड़ती है तब यह लोग कहते हैं कि यह तो भारतीय जनता पार्टी की बीटी में, जैसे कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती है, और जब हम लोग विपक्ष में लड़ते हैं तब भारतीय जनता पार्टी कहती है। तो सर मैं आपको बता दूं, आज भी हमारी बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी राष्ट्रीय पार्टी है। हमारी बहन कुमारी मायावती जी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही है सर। नहीं सैथवार साहब, मुकाबला कैसे कीजिएगा? सवाल इस बात को लेकर है, एक तरफ विपक्षी एकता की बात कही जा रही है कि पूरा विपक्ष एकजुट होगा, दूसरी तरफ आप लोगों के सामने इस वक्त संकट है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी तरह से बचा रहे। ऐसे में मुकाबला कैसे कीजिएगा? मुकाबला के लिए हम लोग तैयार हैं, चुनाव के लिए हम लोग तैयार हैं। जब चुनाव होगा 2024 में, हम लोग मुकाबला के लिए, अगर विपक्ष अगर चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को और इस देश को बचाया जा सके, जिस तरह की आज देश में सांप्रदायिक ताकतें हावी हुई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सारा विपक्ष, मैं आपसे बता दूं, सारा। चलिए ठीक, आप धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब क्या कहिएगा? वो कह रहे हैं कि हम तो इससे पहले गठबंधन का स्वाद चख चुके हैं, धोखेबाज लोगों से पाला पड़ा हमारा। आज मायावती जी का जन्मदिन है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने बात कही और मायावती जी का भी बयान मैंने अभी सुना, कैसे उन्होंने एकला चलो का बयान दिया कि अकेले चलने का बयान, बहुत ही गलत और दुखद है। जहां एक तरफ पूरा विपक्ष नहीं, पूरा देश भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार से लड़ने का कार्य कर रहा है, वहाँ कुछ क्षेत्रीय पार्टियां, कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर विपक्षी एकता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद देख लीजिए कैसे आरक्षण से खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने। और मायावती जी अकेले चुनाव लड़के सिर्फ फायदा किसको पहुंचाएंगे? भारतीय जनता पार्टी को। वो तो आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने तो खुलकर कह दिया कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन का भ्रम न फैलाए। आप लोग तो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। उन्होंने तो चेता दिया। देखिए
पार्टी ने अभी कोई गठबंधन को लेकर ना बात की ना चर्चा की, और ये चीजें चुनाव के आसपास हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है। और हम आगे भी नहीं, वो कह रहे हैं कि माहौल बना रहे हैं, ये माहौल बनाना बंद करें, गठबंधन नहीं होगा। देखिए, ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और आप चाहे बसपा हो चाहे कोई भी अन्य पार्टियां हो, स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए। और जो भी दल यूपीए में आना चाहे उनका स्वागत है, कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है, और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने सहयोगियों को बढ़ाने का कार्य किया है। बसपा की जो अध्यक्ष है मायावती जी, शायद इस चीज को भी समझ नहीं रही कि कैसे भारतीय जनता पार्टी जो भी इनके साथ गया, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनको निपटाने का कार्य किया। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। सोमेश्वर पांडे जी, आप लोग तो यही चाहते हैं कि विपक्षी एकता का दम पहले ही अगर निकल जाए, ये गुब्बारा अगर पहले ही फूट जाए, ये तो आप लोगों के लिए बेहतर है। बी टीम है क्या बीएसपी बीजेपी की? सोमेश्वर पांडे जी, एक तो हम सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को भी, आपकी टीम को, पूरे दर्शक को जी। और जो आपने कहा ये सज्जन अभी कहे हैं मायावती जी के पक्ष में धोखा देने वाली बात, जी। तो आप सबको पता है 6 महीने का वादा हुआ था, पहले ये मुख्यमंत्री बनी थी, जब इनको भाजपा को देना था तो ये धोखा देके भाग गई थी, ये सभी जानते हैं। ये सोच और मौसलाइज भाई है, इन्हें केवल भ्रष्टाचार चाहिए, आज भ्रष्टाचार करने का अवसर नहीं मिल रहा है। सब लोग एक हो गए, देश के सारे चोर भ्रष्टाचारी इस समय एक है, तो नरेंद्र मोदी के पीछे चले हुए। जनता पार्टी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। मैं सतवार साहब आ रहा हूँ, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज जो है सबकी रोटी बंद हो गई है, गरीबों का आंसू दूर करेंगे, गरीबों का आंसू दूर करेंगे, गैस सिलेंडर देंगे। समरेंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, उनको भी अपनी बात पूरी करने दीजिए। समरेंद्र जी, 35 हो गया सिलेंडर, गरीबों का आंसू। सतवार साहब एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, मैं आऊंगा आपके पास, फिर आप काउंटर कीजिएगा। पांडे जी, आप बोले तो मैं बीच में नहीं बोला, शांति से सुना, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपको सुनना सुन रहा हूँ, लेकिन जो आप सही कहेंगे उसे ही मैं। सतवार साहब रुकिए ना, मैं टोकने के लिए हूं ना, मैं आपसे सवाल करूंगा, उस पर जवाब दीजिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप बोलिए। ठीक। सोमेश्वर पांडे जी, कांग्रेस तो कह रही कि बीएसपी बी टीम हो गई है बीजेपी की। देखिए बताए, इन लोगों का ये जो उद्योग चला रहे थे राजनीति के माध्यम से, सबका गृह उद्योग बंद हो चुका है, ताला पड़ गया है, ये लोग बहुत भयभीत है, इनके पास कोई रोजगार बचा नहीं, और लगभग लोग जिनको जेल में होना चाहिए वो जेल में है, और इनके आय से अधिक संपत्ति का मामला इनके ऊपर है, किसी पर है। ये लोग क्या बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? तो खा गए लोग। किसने मना किया था बिजली 24 घंटा देने के लिए? किसने मना था अन्न फ्री देने के लिए? क्यों नहीं ये लोग दे दिए? क्यों नहीं सब कुछ शौचालय बनवा लिए? आज तक शौचालय का ढिंढोरा पीटने वाले अभी तो देखें कि मानवर काशीराम साहब आवास योजना जगह जगह मानिया बहन जी ने बनाया। आप लोग राशन दे के ढिंढोरा पीटते हैं 5 किलो। बहन जी ने जमीन, गरीबों को जमीन दिया फ्री में, 50 नहीं सतवार साहब, फिर ऐसा क्या हुआ कि बहन जी को उखाड़ फेंका सत्ता से? आऊंगा मैं दोबारा आपके पास ना, मैं आपके पास आऊंगा। जब इतना काम किया तो आखिर क्या वजह है कि जनता ने भरोसा नहीं किया? लगातार बहुजन समाजवादी पार्टी का दायरा अब सिकुड़ता जा रहा है। आ रहा हूं ना सतवार साहब, सतवार साहब सुनिए ना, थोड़ा मंच की गरिमा बनाइए, थोड़ा सा मैं आपके पास आऊंगा, जब तब आप काउंटर कीजिएगा। भाजपा में आप लाख भ्रष्टाचार की सतवार साहब जनता सब जानती है, थोड़ा सा धैर्य, समरेंद्र सिंह थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं आ रहा हूँ, बारी बारी से अपनी बात रखिए। पांडे जी, हम लोग बहुजन समाज पार्टी संविधान पे विश्वास रखती है, लोकतंत्र पे विश्वास रखती है। समरेंद्र सिंह, ऐसे चर्चा नहीं होती ना, थोड़ा सा मर्यादा रखिए प्लीज। लोग आप लोगों को सुन रहे हैं ना, आप लोग क्या किस नियत के साथ चल रहे हैं, नियति क्या है आप लोगों की, लोगों को समझ आना चाहिए ना। बारी बारी से बात रखेंगे तो लोग समझेंगे, आपको भी समझ में आएगा, आप भी अच्छी तरह से अपनी बात रखेंगे। पांडे जी, अपनी बात पूरी कीजिए। और एक आरोप आप पर लगाया है, बहन जी को इतना डरा दिया क्या सोमेश्वर पांडे जी आपकी सरकार ने? बहन जी को इतना डर हो गया, वो कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था की आड़ में अब तो घिनौनी राजनीति शुरू हो गई है। ये लोग चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, आप 2017 में देखे थे, मायावती जो है सब लड़ के साथ देख चुकी है, हो गया इनका, और अन्य राज्यों में भी आप देख चुके हैं।
हम इनसे कोई चर्चा नहीं करना चाहते। केवल मैं पब्लिक पे भरोसा करता हूँ, जनता जनार्दन है, जनता पूरी तरह भाजपा के साथ है। ठीक है, चलिए आप जनता की बात कर रहे हैं, अब सहतवार साहब अपनी बात रखिए। वो कह रहे हैं कि हम तो जनता पर भरोसा करते हैं और जनता हम पर भरोसा कर रही है। आप लोग भरोसा खो चुके हैं। जी जी, हम लोग भरोसा, आपसे मैं बता दूं, कभी कभी समय परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती। यह लोग झूठ का ढोकला पीटने में यह लोग आगे निकल गए। रह गई बहुजन समाज पार्टी की मेरी नेता का 60,000 कांस्टेबल भर्ती, कई विश्वविद्यालय, कई जिला बनाया। मेरी नेता ने जगह जगह, मैं जिस जनपद से हूँ, कुशीनगर जनपद से हुए, मैं इनको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे माननीय जी बोल रहे हैं, यहाँ पे जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बन रहा है उसका काम आज लगभग इनके खुद इनके पीएम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे 2014 में, वादा प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं उन्होंने कि आप हमको यहाँ पे सांसद जिता दीजिए और मैं 2014 में आपका जो पड़रौना का फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ मैं इसे चालू कर दूंगा। मैं माननीय महोदय जी से पूछना चाहता हूँ, वक्ता महोदय से, क्या आपका 2014 का वादा पूरा नहीं हुआ? और एक बात और, कप्तानगंज जहां मेरा निवास है बगल में कप्तानगंज शुगर फैक्ट्री है, पड़रौना तो चालू नहीं हुआ, कप्तानगंज भी इन लोगों ने बंद करवा दिया। भारतीय जनता पार्टी वाले किस मुख से अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रह गई बात मेरी नेता बहन कुमारी मायावती जी का, मेरी नेता आयरन लेडी, वैसे ही नहीं कहा गया मेरी नेता को, मेरी नेता ने, अरे तो आपकी आयरन लेडी के सामने अब साख बचाने की चुनौती है कि पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा बरकरार रहे, कुछ तो किया जाए। जी जी, उसके लिए हमारी नेता का रणनीति तय हुआ है। हम लोग जगह जगह, आपसे एक ही बात तो महोदय मैं कह रहा हूँ, 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम लोग गंगा साफ करेंगे, हम लोग सफाई अभियान चलाएंगे, झाड़ू लेके फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन इनसे पूछ लीजिए एक सफाई कर्मी की नियुक्ति भी इन लोगों ने किया क्या? 1,68,000 सफाई कर्मी की भर्ती माननीय बहन जी की सरकार में हुआ, सर्व समाज के लोगों का हुआ, 61,000 कांस्टेबल भर्ती हुआ। नहीं तो ऐसा क्या हो गया कि भरोसा टूट गया लोगों का सहतवार साहब? देखिए, भरोसा इसलिए टूट गया, भरोसा टूटा नहीं है, जनता आज भी लोग हमारी पार्टी के नेता चाहते हैं। अरे सर 13% तक वोट पर सिमट गए, आप कह रहे हैं कि भरोसा कायम है। जी मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ कि भरोसा कायम है। आजमगढ़ में उपचुनाव हुआ है, 1,68,000 वोट हमारी गुड्डू जमाली जी को मिला, हमारी पार्टी को मिला है। रह गई बात भरोसा की, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जान रही थी कि समाजवादी पार्टी का जो वोट परसेंटेज है उसका वोट बैंक 8% है और मुस्लिम समाज का 25% है। अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ सटेगा तो बहुजन समाज पार्टी का खुद वोट बैंक 25% है, 25-50 हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश से सफाया हो जाएगा। चलिए, आजमगढ़ का जिक्र करके आप मतलब ये कह रहे हैं कि हम तो अब देश की सत्ता तक काबिज हो जाएंगे। अमरेंद्र त्रिपाठी साहब, दिल को बहलाने का बहाना अच्छा है क्या? आपने बोलिए, मैं अपनी बात रख लूं गौतम जी, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में विकास की जगह जाति और धर्म के नाम पे चर्चाएं हो रही हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे समझाइए, आपके पार्टी के पूर्व मुखिया तो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं सब जगह, आप कह रहे हैं कि जाति धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। वो उनका स्वेच्छा पहनिए, जात धर्म के नाम पर वोट मत मांगिए। अभी हमारे बसपा के प्रवक्ता काफी ने कहा कि 25% हमें मुस्लिम मिल जाएगा, वो कह रहे हैं हमें हिंदू मिल जाएगा। कितना दुर्भाग्य है। क्या इस देश में चुनाव मुद्दों पर नहीं हो सकता? क्या इस देश में चुनाव महंगाई पे नहीं हो सकता? क्या इस देश में चुनाव बेरोजगारी पे नहीं हो सकता? कांग्रेस पार्टी का माननीय परिवर्तन, मैं बोल लूं, आप अपनी बात बाद में रखिएगा। नहीं, आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला, मैं अपनी बात रख लूं। नहीं समरेंद्र जी, ये तरीका ठीक नहीं है ना। सुनिए, आप भाषण के मंच पर नहीं है ना। समरेंद्र सिंह सहतवार, समरेंद्र सहतवार प्लीज थोड़ा सा डेकोरम बना के बोलिए। लेकिन यूपीए ने भी हमारे दलित भाइयों के साथ, हमारे पिछड़े समाज के लोगों के साथ धोखा किया, तब जाके मेरी बहन जी ने यूपीए को 2004 से लेकर 2014 तक। मैं सहतवार साहब आ रहा हूं, अभी उनका टर्न था, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर आप अपनी बात कीजिएगा। आखिर क्या वजह है कि दलित समाज का सिर्फ जाटा वोटर ही सीमित रह गया, बाकी ने दूरी बना ली? आऊंगा ना मैं आपके पास, बहुत सवाल हैं। आपको भी टाइम मिलता पूरा। त्रिपाठी जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल, अभी मैं इनकी बात पे भी आऊंगा कि 2004 से 9 इन्होंने जो भाषण दिया, अभी हमारे एक भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता ने एक बात कही थी कि उनकी जांचें चल रही हैं, ईडी, सीबीआई, आईएसआई। बिल्कुल, बहुत ही सोच के देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कैसे तोते के नाम पे डराया जा रहा है मायावती जी को। और वो इसी के चक्कर में
चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे अन्य चीजों, वो बस भारतीय जनता पार्टी पहली के बात, पक्ष में खड़ी मेरी होकर नेता बोलती है। डरने वाली नहीं है, यह डराने की बात क्या है? भारतीय जनता पार्टी हुई तो मेरी नेताजी को क्यों डरा, मेरी नेता को क्यों डराया जाएगा? मेरी आवाज समरेन सिंह आ रहा हूं ना, मैं सुन नहीं पाया। मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर आप अपनी बात रखिएगा। त्रिपाठी जी। गौतम जी, मैं अपनी बात रख लूं? आपको बीच में बोलने की कोई बीमारी है क्या? नहीं नहीं, आप अपनी बात मुद्दे पर आइए। बीच में तो जब मैं रख लूं उसके बाद आप बोलिएगा। त्रिपाठी जी बात पूरी कीजिए। ये हो रही है कि मजाक हो रहा है यहाँ पे? सोमेश्वर पांडे जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की एक स्पष्ट रणनीति है। अभी आपने देखा कैसे भारत जोड़ो यात्रा निकाली कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और इसके उपरांत हाथ से हाथ जोड़ो के कार्यक्रम किए जा रहे हैं पूरे देश में। जो भी दल यूपीए के साथ आएंगे उनका स्वागत है। तो लोगों को बरगला क्यों रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी यात्रा राजनीतिक तो है ही नहीं, आप कह रहे हैं कि देखिए यात्रा कमाल कर रही है, अब हाथ से हाथ भी जोड़ने को तैयार हो रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यात्रा राजनीतिक थी, और इस यात्रा का उद्देश्य था एकजुटता लाना, देश में भाईचारे की जो भावना है उसका संचार करना, देश में लोगों के अंदर प्यार और अमन चैन की बातें करना। 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे। जो बाबा साहब का संविधान है उसको तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी। चलिए देखिए, अभी सोमेश्वर पांडे जी वो आरोप लगा देंगे कि सबसे ज्यादा दंगे तो आपके शासन के दौरान हुआ करते थे। आऊंगा मैं, पार्लियामेंट में ऐसे संशोधन मत करिए। ठीक है, और ये लोग ठीक, मैं आऊंगा आपके पास सोमेश्वर पांडे जी। भारतीय जनता पार्टी एक जो सबसे गंभीर आरोप लगता है कि आजकल दबाव की राजनीति की जा रही है, अगर कोई भी विपक्षी दल आवाज उठाता है तो बदले की भावना के तहत कार्रवाई की जाती है, साजिश के तहत फंसाया जाता है, क्या कहिएगा पांडे जी? हाँ देखिए, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, ये सब प्रोपेगेंडा है, ये लोग प्रोपेगेंडा मास्टर है। इन्हें सिवाय प्रोपेगेंडा फैलाने के कुछ नहीं आता है। देखिए, आज भी जब सभी लोग जानते हैं देश में सबसे बड़ी आबादी जो है आरक्षण प्राप्त लोगों की है, और जो ये दलित की बेटी बनती है, दौलत की बेटी जब से बने हैं तब से सारे दलित भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, आगे भविष्य में साथ रहेंगे, क्योंकि भाजपा इनके जीवन की चिंता करती है, इनके दवा की चिंता करती है, इनके शिक्षा की चिंता करती है, इनके आवागमन की चिंता करती है। ये पहली महिला थी जिन्होंने अपने जीते भी अपनी मूर्ति बनवाई थी। हिंदू धर्म में बहुत बुरा माना जाता है। आपके प्रधानमंत्री जी क्या किए हैं? स्टैच्यू बनवाए हैं आपके प्रधानमंत्री जी। सहतवार साहब, प्रधानमंत्री आपके भी हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको बीमारी है क्या मुझे बोलने की? नहीं नहीं, आपको नहीं, मैं बोला क्या? नहीं, मैं बोला क्या? मैं भी बोल सकता हूँ, आप भी मैं भी बोल सकता हूँ, मैं बोला क्या? मेरी नेता महिला, आप इस तरह की भाषा का उपयोग करेंगे? पूर्व मुख्यमंत्री समरेन सिंह सहतवार, मैं आऊंगा ना, इतना आक्रोशित क्यों हो जा रहे हो भाई? महिलाओं का इज्जत करना नहीं जानती है भारतीय आपको ज्यादा कोई इज्जत महिलाओं का अगर करता है तो हमारे यहाँ किया जाता है, हम करते हैं, हम लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों से कहेंगे? हम लोग महिलाओं के लक्ष्मी के रूप में देखते हैं। ठीक है, हो गया, हमले समरेंद्र हो गया, आऊंगा मैं दोबारा। बात पूरी कीजिए पांडे जी। और एक सवाल ये है, अच्छा ये बताइए, ये दंडता तो ये बीच में बोल रहा है आप? नहीं, आप सभी मेहमानों से निवेदन है कि दर्शकों को समझ नहीं आता ना कि आप क्या कहना चाहते हैं, है ना, और इसीलिए खासतौर पर समरेन सिंह सहतवार आपसे मैं अपील कर रहा हूं, मैं आपको पूरा अवसर दे रहा हूं ना, मैं आपके पास आ रहा हूं, अपने टर्न पर बोलिएगा ताकि आप अपनी बात ढंग से पहुंचा तो पाए। पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं देखिए बता रहा हूँ, आज जो है पूरी जो जितने गरीब थे पूरे रूप से संतुष्ट है, चाहे अनाज पाके, चाहे शौचालय पाके, प्रधानमंत्री आवास पाके। आज तक गरीबों का जो है अकाउंट नहीं खुला था, 300-500 रुपया लेके लोग अकाउंट खोलते थे। भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने सबका निःशुल्क अकाउंट खुलवाया। बताइए, सीधे जो पैसा केंद्र से चलता है सीधे जो है लाभार्थी के खाते में जाता है। ये पहली बार हुआ है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, नहीं बहन जी तो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोमेश्वर पांडे जी आज ही उन्होंने कहा कि चाहे सपा हो या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, ये सब आरक्षण के दुश्मन है, आरक्षण को खत्म करना चाहती हैं, सीधा आरोप लगाया है। ये सरासर झूठ बोल रही है, क्योंकि इनकी रोजी रोटी मर चुकी है। ये लोग जागरूकता में पागल हुए हैं, राजनीतिक दुकानें इनकी बंद हो चुकी है। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इनके भविष्य में काला अंधापन आ चुका है, कुछ इनको रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे ये राजनीति की रोटी और दुकानदारी खाए। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। ठीक, समरेन सिंह सहतवार अब आप अपनी बात रखिए। सारे बदमाश जो है अंदर है। ठीक है
समरेंद्र सिंह सैतवाल, वो कह रहे हैं कि आज कानून व्यवस्था पटरी पर है, गुंडे माफियाओं की चल नहीं पा रही, उनकी एक जगह सलाखों के पीछे, और इसी बात से तमाम विपक्षी पार्टियां बौखला गई। जी जी, मैं बोलना शुरू करूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं बता भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय को 2007 से 2012 तक देख लें, आपके कुंडा से लगा लें और जगह जगह दे लें, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरी नेता ले लीजिए। जब कुंडा का नाम ले लिया तो नाम लेने में क्या दिक्कत है? नहीं, अब आपको मालूम ही हो गया होगा, मेरी नेता ने जो काम किया, लोग भय में जीते थे, लोग भयभीत होकर जीते थे, लेकिन मेरी नेता ने ऐसा काम किया कि लोग, सर्व समाज के लोग रहने लगे। इनके सरकार में क्या है, जाति धर्म देख के, मजहब देख के लोगों को परेशान किया जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर किसी का बाप अगर गाड़ी लेके जा रहा है, अगर वह मुस्लिम है, अगर वह खुद हम ही है, अगर वह जा रहा है तो उससे अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसको जेल में बंद करो, संविधान के तौर पर उसको फांसी करवाओ, लेकिन उसके घर भर के लोगों को उसके घर से बुलडोजर चलवा दो, उसके घर से दूर भगा दो, उसके घर भर को परेशान करो। खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कहे कि ईडी का डर, तो क्या नाम, सीबीआई का डर। तो हम आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी की नेता और बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसी नेता है जो सरकार रहे ना रहे, सरकार बने बिगड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी नेता न कभी झुकी है न झुकेंगी। रह गई बात, आपने कहा अमलेंद्र त्रिपाठी की पार्टी तो कह रही कि डर गई बहन जी। एक मिनट, उसके बाद आप बोलने का हम समय देंगे, सुनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की नेता धोखेबाज है। मैं बता दूं, यह पूछे कि जब यह लोग, हमारी नेता ने हम कहा है कि हमारी नेता मान सम्मान के साथ बहुजन समाज के साथ समझौता नहीं कर सकती। इनके माननीय जो हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, वो आदिवासी महिला से आती हैं। हमारे बाबा साहब का सिद्धांत था, संविधान का देन था कि हम लोग का कि एक छोटे से छोटे एक बड़ा पद पे व्यक्ति पहुंचे, तो हमारी नेता ने कहा कि बाबा साहब का, अगर भारतीय जनता पार्टी भले ही राजनीति कर रही है, लेकिन अगर एक आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बन रही है तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। इस पे कांग्रेस के लोग को भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग पहले मिशन जानते हैं और बहुजन समाज पार्टी मिशन पे चलती है। भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के जैसे कि सपा हुआ या कांग्रेस हुआ, इन लोगों में कोई मतलब अंतर नहीं है। और मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज को लेके चलती है। 2007 में सरकार देख लीजिए, 2007 में मुस्लिम दंगा कहीं हुआ, हिंदू दंगा हुआ, सर्व समाज के लोग एक साथ मिलकर रहते थे। आज भारतीय, मैं पूछा तो हूँ, आप बता दीजिए मेरे कुशीनगर में। अरे तो मोह क्यों भंग हो गया? ये आप लोग आकलन नहीं करते हो कि अगर सब कुछ इतना बेहतर था तो मोह क्यों भंग हो गया? आप लोग कहते हैं कि हम समरेंद्र सुनिए तो, अरे सवाल भी तो सुन लीजिए महाराज, अरे बीच में सवाल भी तो सुन लीजिए। सुनिए, मैं अमलेंद्र त्रिपाठी आपके पास आ रहा हूं। एक मेरा सवाल और है समरेंद्र सिंह सैतवाल से। समरेंद्र, आप कह रहे हैं कि बहन जी किसी से डरती नहीं है, न डरने वाली है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगता है, समाजवादी पार्टी भी कहती है कि डर गई है बहुजन समाज पार्टी, तभी आए दिन वो विपक्षी दलों को तो कोसती है, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं पूछ पाती, ये आरोप लगाते हैं। मैं बता दूं बहन जी, आज भारतीय जनता पार्टी से पिछड़े समाज का जो आरक्षण है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल बहन जी ने किया है। देखिए, हमारी नेता संविधान के अंतर्गत देश की सत्ता पर ऐसे काबिज होइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम मुद्दे बता रहे हैं, मुद्दों को लेकर अगर जनता के बीच नहीं पहुंचेंगे। डिबेट की पूरी गणना रखा जा रहा है महोदय रखा जाता है। मुझे लगता है कि हमारे साथी हैं, शायद पहली बार किसी टीवी डिबेट में गए, इसलिए बड़े उत्साहित हैं। नहीं चलिए, ठीक नहीं अमलेंद्र त्रिपाठी, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। आज बहन जी का जन्मदिन भी है, स्वाभाविक है कि बहन जी के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं का उत्साह तो रहता है। मैं अमलेंद्र जी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, ठीक है। समरेंद्र जल्दी से अपनी 10 सेकंड में बात पूरी कीजिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बीमारी होती है, खुजली हो जाती है कि यह लोग बोलते रहते हैं झूठ का ढिंढोरा। नहीं, थोड़ा भाषा का सुनिए समरेंद्र, थोड़ा भाषा पर संयम रखिए। मैं दोबारा आ रहा हूँ, पानी वानी पी लीजिए। अमलेंद्र त्रिपाठी साहब, बहन जी ने सीधा आरोप लगाया कि मंडल कमीशन के नाम पर केंद्र में मौजूद है कांग्रेस ने सिर्फ धोखा देने का काम किया। बातें तो बड़ी बड़ी करती रही, लेकिन इतने साल सत्ता में रही, मंडल कमीशन को लागू क्यों नहीं किया? देखिए, 10 साल का जो
टाइम था, 10 साल का टाइम था, तो 10 साल में अपना समर्थन वापस लेना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात कि इन्होंने एक अभी बात कही थी कि आरक्षण खत्म करना चाहती है कांग्रेस और अन्य पार्टियां। अगर ऐसा ही होता तो पिछले 60 वर्षों से कांग्रेस की सरकार थी, अभी तक क्यों नहीं किया? देश का दुर्भाग्य है कि मायावती जैसी महिला, सशक्त महिला, जो इसको सत्ता पक्ष पे हावी होना चाहिए था, वो विपक्ष के सवाल पूछती है। नहीं, सवाल तो उठाती हैं। सुनिए अमलेंद्र त्रिपाठी, वो सवाल तो उठा रही हैं और साथ ही आरोप लगा रही कि आप लोगों की नीयत अच्छी नहीं है, आप लोगों की प्रवृत्ति धोखेबाजी की है। मैं अपनी बात रख लूं जी, आपके सवाल पे भी आता हूँ कि पिछले 1 वर्ष में कितने प्रदर्शन किए, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, दलितों पे अत्याचार हुए उसको लेकर, एक भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन करने का कार्य क्यों पिछले 1 वर्ष में काम नहीं किया? नहीं, अभी मत बोलिए आप, अपनी बात उसके बाद बोलता हूँ। अभी हमारे भारतीय जनता प्रवक्ता ने एक बात कही कि जो प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, मैं एनसीआरबी के आंकड़े लेके बैठा हूँ कि पिछले 5 वर्षों में कितने, लगभग 30 लाख क्राइम के मुकदमे उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए, 30 लाख। अभी 2021 और 22 में ये आंकड़े कहां से आपने लिए अमलेंद्र त्रिपाठी साहब? एनसीआरबी से एनसीआरबी ने जारी किए। कितने वर्षों में 30 लाख? पिछले 5 वर्षों में। अभी पिछले वर्ष की बात है, 6,08,000 आए टोटल, जो कि पिछले साल में थे 657। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और एनसीआरबी के आंकड़े हैं, मैं लेके बैठा हूँ। तो देश में कानून व्यवस्था क्या, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की थी कि देश का सबसे असुरक्षित शहर लखनऊ है महिलाओं के लिए। कि कैसे एक एप्पल कंपनी के कर्मचारी विवेक तिवारी की गोली मार के हत्या लखनऊ में कर दी। नहीं तो अमलेंद्र त्रिपाठी, आप लोगों की बात पर जनता यकीन क्यों नहीं कर पा रही है? आप लोग अपनी बात क्यों नहीं पहुंचा पा रहे हैं? देख कर कार्य किया जा रहा है। आप लोग जनता तक आवाज पहुंचाने में नाकाम क्यों हो जा रहे हैं? भरोसा नहीं करती जनता क्या? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि देश का दुर्भाग्य कि यहाँ पे धर्म और जात की राजनीति, कांग्रेस पार्टी महंगाई हो, महिला सुरक्षा की बात हो, हर चीज को लेकर धरना करती है। अरे आपकी पार्टी के नेता बयान देते हैं कि हमारी मुस्लिमों की पार्टी है और दूसरों पर आप इल्जाम लगाते हैं कि दूसरा सांप्रदायिक है। आप क्या हैं? देखिए, कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता इस तरह का नेता, वो उसका निजी बयान है। हाँ, वो निजी बयान हो गया। किसी को गाली दे दीजिए फिर बता दीजिए कि निजी बयान हो गया। कांग्रेस के किसी प्रवक्ता ने अगर ये बात की हो तो आप बताइए मुझे। मतलब कांग्रेस में सिर्फ प्रवक्ताओं की ही बात मान्य है, बाकी सब बेकार हैं। बयान हो सकता है। नहीं अमलेंद्र, यानी कि सिर्फ प्रवक्ता ही कांग्रेस में सही है, उनकी बात मानी जाए, बाकी सब नेता बेकार हैं, उनकी बयानबाजी का मतलब नहीं है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी, और जो अधिकृत प्रवक्ता है उनकी आप बात लाइए। नेता तो अभी मान लीजिए हम ही आप हट के बोल दे, तो जो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत पैनल है तो ऑफिशियली बात तो उसकी मानी जाएगी ना। अब कोई भी कुछ भी बोल दे आके, तो ये बहुत ही दुखद। और देश का 2024 का चुनाव जाति धर्म पे नहीं होगा। देश की जनता उब चुकी है पिछले 10 वर्षों में। चले ठीक। सोमेश्वर पांडे जी वो कह रहे हैं कि देश की जनता महंगाई से उब चुकी है, बेरोजगारी से परेशान हो चुकी है और जुमलेबाजी से परेशान हो चुकी है। यह आरोप अमलेंद्र त्रिपाठी का भी है और बहुजन समाज पार्टी के साथी भी यही आरोप लगा रहे हैं। क्या जवाब दीजिएगा? सुन नहीं पाया, मैं बोल लेते आप। आरोप ये लगा रहे हैं कि ये तो भाई समाज के दुश्मन हो गए, पिछड़े अति पिछड़ों की बात करते हैं लेकिन मन में कुछ और रहता है, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है बीजेपी। पहला तो मैं ये उत्तर देती हूँ, जो अभी बोल रहे थे, मायावती कह रहे थे मायावती लीडर है। लीडर वो व्यक्ति होता है जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहता है, जिसके ऊपर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होता। आज आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ महाराज जी के ऊपर 1 चवन्नी का भ्रष्टाचार नहीं है और भविष्य में कोई माई का लाल नहीं है कि 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। माननीय प्रधानमंत्री जी पर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है, कोई माई का लाल नहीं जो 1 रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगा दे। इतने भ्रष्टाचारी है, यही आज परेशान है। और रही बात बेरोजगारी, ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग क्या बात करेंगे? ये लोग आंकड़े देख ले, घर में बैठ के कुछ पढ़े लोग, तब समझ में आ जाएगा कि किन सालों में कितनी महंगाई हुई है और आज महंगाई की दर क्या है। अरे उस समय लोग अनपढ़ थे, जवाब थे, जब नहीं पढ़ना सब लोग पढ़ रहे हैं। और ये भी मैं स्पष्ट कर दूंगा आपसे, अगर जनता हमारे साथ ना होती तो हम भी सत्ता से दूर होते। हम सत्ता में आगे रहेंगे इसलिए कि नहीं, लेकिन अब कुछ बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि बहन जी का पूरा प्रयास है कि पूरे दलित समाज को एक बार फिर एकजुट किया जाए, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के चक्कर में अपना वोट बैंक भी गंवा दिया।
दलित की बेटी बनते बनते जब से दौलत की बेटी हो गई तब से सारा दलित समाज भारतीय जनता पार्टी में समाहित हो गया है पूर्णकालिक के रूप में। अब दलित कहीं नहीं जाने वाला है। दलित को स्वतंत्रता चाहिए, दलित को सुरक्षा चाहिए। आपके हिसाब से मैं जानना चाह रहा हूं पांडे जी, आखिर ऐसा क्या हो गया कि अब गठबंधन की राजनीति बहन जी को रास नहीं आ रही? नहीं, एक चीज मैं और कहना चाह रहा हूँ, जो कह रहे थे FIR वाली बात, आज मैं स्पष्ट कर दूं, सपा के बसपा के शासन काल में FIR दर्ज नहीं होता था थानों पे। ठीक है, पैसा लेके घूमते थे। नहीं अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सोमेश्वर पांडे जी। वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वहाँ जो सीसी कैमरे लगे हैं, वहाँ रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक है, ऑनलाइन FIR दर्ज होता है, ठीक, ऑनलाइन FIR दर्ज होता है। ऑनलाइन के दावे तो पिछली सरकारों में भी किए जाते थे, लेकिन सोमेश्वर जी आप बहन जी पूरे दलित समाज को फिर एकजुट करने की कवायद में जुटी हैं। क्या आपको लग रहा है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की राजनीति से उनका दिल भर आया, या उनको लग रहा है कि कहीं सर्वजन के चक्कर में अपना वोट बैंक ना तितर बितर हो जाए, पूरा एकजुट कर रही है? चुनौती है बीजेपी के लिए। सर्वजन की ये बात क्या कर रही है? पूरा ब्राह्मण समाज सब क्षत्रिय समाज जानता है, इधर तराजू है, तलवार इनको मारो, जूते तारे, जूता मारने वाली नेता है, ये क्या बात कर रही? ठीक है, अब समरेंद्र सिंह सेठवार जवाब दीजिए, सर्वजन को कैसे जोड़ेंगे जब तिलक तराजू और तलवार वाले नारे बुलंद होंगे? जी जी, यह मेरी नेता ने भी आके कहा है कि यह लोग जैसे कि जिस तरह यह माननीय प्रवक्ता जी बोल रहे हैं, ऐसे ही इन्हीं के लोगों ने बोला होगा, कहीं यह लोग वीडियो दिखा दे कि हमारी नेता ने इस तरह का भाषा बोला है। दूसरी बात मैं बताऊं, जो यह कह रहे हैं, वीडियो है, मैं दिखा दूंगा, वीडियो है तो वीडियो दिखा, मैं विजुअल आपको दे रहा हूँ, आपको रिपोर्ट का भेज दूँ स्काइप पे चैट में। सेठवार साहब, हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी में आपको आए वो उतना वक्त ना हुआ हो, लेकिन इस बात में तो सच्चाई है, नारे लगते थे, कहाँ गलत है? तो नारे विरोधी जाके अब लगा दें तो हम क्या करें? जैसे कि मतलब आपकी रैली में नारे दूसरे लगाएंगे? वाह, अरे विरोधियों की चाल होती है, विरोधियों हमारी नेता ने कहीं ऐसा बोला है तो हमारी नेता भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ये बताइए, एक जो बार बार सवाल उठता है सेठवार साहब, सुनिए सवाल सुनिए पहले, सुनिए एक आरोप सुनिए समरेंद्र सिंह, एक मेरी आवाज पहुंच रही, एक आरोप जो बार बार लगता है कि दलित समाज को आगे बढ़ाने की राजनीति करते करते खुद तो इतनी दौलत कमा ली कि आज उनको दौलत की बेटी कहा जाता है, लेकिन दलित वहीं का वहीं खड़ा है। जी जी, मैं आपको बता दूं, यह लोग बहन जी को दौलत की बेटी बोल रहे हैं, यह लोग इसी से इन लोगों की बाणी का पता चल जा रहा है कि यह लोग कितने और कह रहे हैं कि हमको। अरे माला तो बहन जी पहनती है ना नोटों की, सवाल नहीं उठेगा जी। और यह लोग इनके प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, गुजरात में घर घर जाके हवाई जहाज से और घर घर जाके उसमें अब उनका डाटा हमको देना पड़ेगा कि यह लोग क्या करते हैं। नहीं तो दीजिए ना नोटों की माला और किस नेता ने पहनी है, दीजिए आंकड़ा। हमारी नेता कब पहनी? हमारी नेता हमारे कार्यकर्ता खुशी से। अरे आपको कुछ जानकारी है कि नहीं है? जानकारी है। हाँ, हम लोग आए हैं, जन्मदिन है हमारी नेता, हम लोग रसीद करता है, सुनिए एंकर महोदय, 50 रुपया का रसीद करता है। पहले रसीद 50 रुपए करती थी, अब हम लोग सदस्य बनाते हैं, गांव गांव कैडर करते हैं, 200 रुपए की रसीद करती है। भारतीय जनता पार्टी जैसे हवाई में आया, हम 2 करोड़ दिया, 3 करोड़ दिया, 10 करोड़ दिया और राज्यसभा में दिया। मेरी नेता जब सत्ता में आई है, विधान परिषद और राज्यसभा उन्हें ही भेजी है, जो हमारे कैडर का व्यक्ति है, जो गरीबों का बेटा है। कभी किसी ने सोचा नहीं था राम जी गौतम कभी सांसद बन जाएंगे, कभी किसी ने सोचा नहीं था अब लोग सिद्धार्थ साहब सांसद बन जाएंगे। टिकट बेचने वाले में तो आपके टिकट, खुद आपका टिकट बिक रहा है। उदित राज भी तो सांसद बन गए, वो समाज से नहीं आते क्या? वो लोग कल तक हमारे बहुजन समाज पार्टी पे बार आरोप लगा रहे थे, वो खुद टिकट बेच रहे हैं। रह गई बात, अगर हमको समय दिया। अरे आपकी पार्टी के नेता की तरफ से बाकायदा ऑडियो जारी किया जाता है, किस दुनिया में जी रहे हो भाई आप? तो जो देखिए, जो आईओ वायरल किया गया, ये जो आरोप सीधा आपकी पार्टी के नेता ने पार्टी छोड़ने के बाद लगाया, भूल गए क्या वो वीडियो कि सीधे 4 से 5 करोड़ लेकर टिकट बेची जाती है। एक बात आपको बता दूं, मेरे ही जिले के एक सम्मानित विधायक हैं, वह बहुजन समाज पार्टी छोड़ के जब गए भाजपा में तो वह बहुत सही थे, उसके बाद वह जब छोड़ के समाजवादी में चले गए तो यही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहने लगे, माननीय लोग,
कि वह तो भ्रष्टाचारी है। जब तक इनके में मंत्री थे तब तक बहुत अच्छे थे। चले ठीक यहाँ भ्रष्टाचारी भी पी नहीं सकता। ठीक है ठीक है। तो देखिए, तो एनआरएचएम घोटाला याद है ना? ठीक है, अमलेंद्र त्रिपाठी मैं आपके पास आऊंगा। क्या कहिएगा कि बहन जी ने सवाल तो उठा दिया, लेकिन सवाल 2024 को लेकर है आप लोगों से, क्योंकि एक तरफ आप भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, तमाम विपक्षियों को साथ लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहन जी ने तो पहले ही हवा निकाल दी आप लोगों की उम्मीदों की। देखिए, मैं आपकी बात आ रहा हूँ। प्रवक्ता जी ने दोनों लोगों ने बात कही, मैं उस पर भी आऊंगा। पहले आपकी बात का जवाब दे दूं। देखिए, यूपीए जो है उसमें जो भी दल आए सबका स्वागत है। सबका स्वागत, जो भी दल आते हैं कांग्रेस पार्टी करती है, और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उसका सम्मान की रक्षा की जाएगी। पहली बात, अभी हमारे बसपा के प्रवक्ता ने एक बात कही कि बसपा पैसे नहीं लेती। अगर ऐसा था तो नसीरुद्दीन सिद्दीकी जी की ऑडियो वायरल हुआ था, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑडियो वायरल हुए। क्या एक बार भी मायावती जी ने खंडन किया? नहीं, उस समय सहतवार साहब शायद बहुजन समाज पार्टी में नहीं थे, उनको जानकारी नहीं है। मैं अपनी बात उसके बाद बोलिएगा सहतवार जी, आप अपनी बात बाद में रखिएगा, मैं अपनी रख लूं, फिर आप रखिएगा। ऐसे डिबेट करते आप फर्स्ट टाइम आए हो, बड़ा एक्साइटेड। बोलिए। एक डिबेट चल रही है। ठीक, मुद्दे पर आइए त्रिपाठी। बात है, पिछले 5 वर्षों में कितने बसपा ने प्रदर्शन किए और कितने सड़क पर उतर के प्रदर्शन करने का कार्य मायावती जी ने किया, वो बता दीजिएगा। 2 सवाल है आपसे, छोड़िए ज्यादा बातें दुनिया भर की बात, 2 सवाल सिर्फ आपसे हैं। जब अभी मैं आता हूँ, हमारे जो भाजपा के साथी प्रवक्ता उन्होंने एक बात कही थी कि जो बेरोजगारी के आंकड़े फर्जी है या कांग्रेस लेके आई। मैं बता दूं, द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी कांग्रेस का संगठन तो नहीं है ना, इसने आंकड़े दिए हैं कि भारत में लगभग 8.3 बेरोजगारी दर है। 10.9 अर्बन में है और 7.44 रूरल में है। अब बताइए, आप हरियाणा देश का सर्वाधिक बेरोजगारी वाला राज्य है, इसकी सरकार है भैया, भाजपा की सरकार है। नहीं तो ये जनता को यकीन क्यों नहीं दिला पा रहे अमरेंद्र? यही तो सवाल है ना, कि अगर आप लोग इतने तमाम मुद्दे बताते हैं, लेकिन अगर जनता उस पर यकीन नहीं करती, यानी कि आप लोग भरोसा खो चुके हैं। मैं इसी बात से आ रहा था। अभी क्या था कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों का वोट ले लिया, लेकिन आ रहा हूं सोमेश्वर जी आपके पास। आदमी परेशान हो चुका है इन चीजों से। अब जनता आशा भरी नजरों से कांग्रेस की तरफ देख रही है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस लगभग 183 सीटों पे नंबर 2 पे थी, और कांग्रेस पार्टी 2024 की तैयारी उन्हें 183 सीटों बहुत पूरे जोर शोर से कर दी। कितनी सीटें आएंगी? और आने वाला समय कांग्रेस का है, क्योंकि कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? अभी देखिए, हालांकि अभी बहुत वक्त है, लेकिन कुछ आप लोगों ने आकलन किया होगा कि कम से कम इतनी तो जीतनी है। अभी के नहीं, बिल्कुल कांग्रेस 200 प्लस आ रही है, प्लस इससे गठबंधन सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। यूपी में कितनी पाइएगा? यूपी में कितनी सीटें मिलेंगी? अभी यूपी में कुछ ऐसा तय नहीं हुआ, अभी इस पर चर्चा भी नहीं हो रही कि गठबंधन में कौन दल आते हैं कौन नहीं आते हैं, लेकिन पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी लड़ने का काम करेगी। अभी आपने देखा कि हिमाचल में, राजस्थान में, झारखंड में पुरानी पेंशन की बहाली कर दी गई है, तो बहुत बड़ा मुद्दा ये, इससे बहुत सारे लोग कांग्रेस जुड़ने का कार्य कर तो रहे इसका यूपी में कैसे प्रभाव पड़ेगा बताइए ना। बिल्कुल, यूपी का भी देखिए, शिक्षा मित्र का मामला हो या जो कोई भी अन्य सरकारी कर्मचारी हो, इनको भी अपना भविष्य दिखता है कांग्रेस में। पुरानी पेंशन की बहाली 3 दशक हो गए ये कहते कहते, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने दिया है। 3 दशक हो गए कहते कहते जी, 3 दशक हो गए, 30 साल से ज्यादा हो गए ये आरोप लगाते लगाते, ये मुद्दे बताते बताते। लोग यकीन नहीं कर रहे हैं, यूपी का हम जिक्र कर रहे हैं। मैं इस चीज को, आपकी बात को पूरी तरीके से मानता हूँ कि कुछ कमियां हमने रही होंगी, कुछ कमियां हमने। तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया जो अब आपको लग रहा है कि यूपी में धमाल हो जाएगा? लेकिन अब वर्तमान जो भविष्य गया उसको छोड़िए, जो भूतपूर्व में हुआ उसको छोड़िए, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। वहां पे अच्छा होगा, इसका वादा उसकी नीतियां हैं। अभी हम लोग विधानसभा चुनाव में लड़े, सारी सीटों में दमखम से चुनाव लड़े, हमारा वहाँ हर एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ, संगठन हमारा मजबूत हुआ, और वही कांग्रेस के लोग चले ठीक, लोकसभा में पिछले ठीक त्रिपाठी जी, ठीक है। जनता के बीच सोमेश्वर पांडे जी वो कह रहे हैं कि हमने तो लंगोट कस लिया, इस बार पटखनी देने में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। कोई विरोधी दल साथ आए ना आए, जो आएंगे उनके साथ ही मिलकर हम सरकार बनाएंगे। सोमेश्वर पांडे जी, भाई साहब बात कर रहा था, मैं आज स्पष्ट कर दूं, आने वाले 30 सालों तक
जनता के साथ हम है, जनता हमारे साथ है। इन लोगों का सिर्फ जुआ स्वप्न है, ये कोसों दूर है। और अगर मायावती की अकेले लड़ने की बात, तो सबके साथ भी लड़ चुकी, अकेले भी लड़ चुकी, ये अकेले लड़े, वो उनका अधिकार है, उसका राजनीतिक संगठन है, वो स्वतंत्र है, लिमिटेड कंपनी है उनकी, वही मालिक है, वही प्रजा है, वही राजा है, सब कुछ वही है। आपके लिमिटेड कंपनी नहीं है। यह बात आप बोलते हैं एक महिला के प्रति, जो नहीं तो महिला कहाँ आ जाएगी? नहीं, आप जिस तरह की लिमिटेड कंपनी है, मालिक है, मान्यवर साहब, महिला क्यों कह रहा है? किसी को अपना उत्तराधिकारी भारतीय जनता पार्टी ठीक है समरेंद्र, ठीक है, अब बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजनाथ सिंह, आप उस पर नहीं बोलेंगे, उस पर नहीं बोलेंगे। आप लोग महिला नहीं है, कौन नहीं जानता वो महिला नहीं है? नहीं, कौन जानता? किसको बताना चाह रहे हैं? बेचने वाली नहीं, नहीं है, आप किसको बताना, भारतीय जनता पार्टी, आप किसको बताना चाह रहे हैं कि महिला नहीं है? आप किसको बताना चाह रहे हैं कि महिला नहीं है? आप किसको बताना चाहते हैं? ठीक, सतवार साहब, ठीक हो गया, आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, आपकी आपत्ति दर्ज हो गई, आपके पास आऊंगा। सोमेश्वर पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं सतवार जी आपके पास ही आ रहा हूँ। यही चीजें काम करती हैं। बताइए, बार-बार महिला बात रखी ना, समय दिया जा रहा है, सबको समय दिया जा रहा है। जात धर्म के नाम पर फैलाने दीजिए एंकर महोदय। यह लोग बार बार, मैं कब से सुन रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बार बार कंपनी है, कंपनी की मालकिन है, आपका कंपनी कौन है? अमित शाह जी। ठीक है सतवार साहब, ठीक है, अरे सुनिए, चरण वंदन वहां कीजिएगा जाके भाई, उनपे थोड़ा सा धैर्य रखिए, डिबेट में हैं आप। सुनिए, हमारे यहाँ नड्डा जी के पिताजी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, हमारे यहाँ राजनाथ सिंह के पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, हमारे यहाँ जो है सुनिए लाल प्रसाद वाणी जी के पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी नहीं थे। परिवारवाद नहीं, बारी बारी से आप सभी से निवेदन है, देखिए आप सभी सम्माननीय हैं, आप सभी सम्माननीय है, बारी बारी से देखिए। अमलेंद्र आ रहा हूँ, देखिए आपके बीच में उन्होंने नहीं टोका, आपके बीच में भी नहीं टोका ना उन्होंने, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं ताकि आप लोगों की बात अच्छी तरह से आए तो सामने आ रहा हूं। पूरा अवसर दे रहा हूं, पूरा अवसर दे रहा हूं। किसी को नहीं पता, तंत्र की किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ठीक, अमलेंद्र त्रिपाठी जी और समरेंद्र जी, आप दोनों को मैं रोक रहा हूं, उनका लड़का केंद्रीय मंत्री, आप दोनों को रोक रहा हूं। पहले अमलेंद्र त्रिपाठी, मेरी आवाज पहुंच रही भाई? अरे भाई सवालों से भाग क्यों रहे अमलेंद्र त्रिपाठी? मैंने आपको पूरा अवसर दिया ना, अभी सवालों से क्यों भाग रहे हैं? या तो यही माना जाएगा ना कि आप सवालों पर जवाब नहीं देना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि चीख चिल्ला के वापस चले जाओ, जवाब दे ही ना सुनिश्चित हो। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा, अरे समरेंद्र जी थोड़ा सा धैर्य रखिए भाई, अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए। सोमेश्वर पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए। आपको लग रही है आप कंपनी बताएंगे? समरेंद्र जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं लग रही है, मैं आपको बता दूं, समरेंद्र मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या आप तक? आज से 10 साल पहले कहाँ थे? वही जनता ने ठेला था, 14 साल बनवास थे, 14 साल बनवास थे, 1980 से लगे हैं, 80 से 1980 से हम लगे। आने वाले नहीं है, राम के नाम पे, भगवान के नाम पे वोट नहीं मिलेगा। समरेंद्र मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? समरेंद्र जी मेरी आवाज पहुंच रही? थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। समरेंद्र प्लीज निवेदन कर रहा हूं बार बार भाई, सुनिए ना। जैसा इस डिबेट में हो रहा है कि जनता देख रही है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और बसपा आपस में लड़ने का ड्रामा कर रही है। अरे अभी तो हो सकता है साथ लेना पड़े, ऐसा मत बोलिए। मैं आऊंगा अमलेंद्र त्रिपाठी जी आपके पास। सोमेश्वर पांडे जी अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। समरेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। आपके तो स्वागत करना, आज फिर से कह रहा हूँ, अगर विचारधारा के साथ अमलेंद्र देखिए, आपके बीच में नहीं टोका ना हमारे नेता जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको निमंत्रण। अमलेंद्र त्रिपाठी जी आपके बीच में नहीं टोका ना, थोड़ा सा तो संयम रखिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? 2024 में चुनाव होगा ना, विधानसभा चुनाव में भी अभी वक्त है, आऊंगा मैं आपके पास। जनता को बरलाने का हो गया ना, हो गया।
सोमेश्वर जी अपनी बात जल्दी पूरी कीजिए, फिर मैं समरेन जी आपके पास आ रहा हूँ, फिर आप अपनी पूरी बात कीजिएगा। आज 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 काफी झंडा फहराने की दिल्ली में बात हो रही है। हमारे नेता जो है कभी का जो है लाल चौक पे झंडा फहराने गए थे, माननीय नरेंद्र मोदी उस वक्त साथ में, मुरली मनोहर जोशी जी साथ में थे। चलिए वो सारी पूर्व की बातें हैं, ये बताइए मौजूदा वक्त में कितनी बड़ी चुनौती आपको लग रही पांडे जी विपक्षी एकता बनाने की जो कोशिश हो रही है? जनार्दन पे भरोसा करते हैं भाई साहब, कोई चुनौती नहीं है। हम जनता जनार्दन पे भरोसा करते हैं। जनता जनार्दन अगर हमसे खुश है तो हम दोबारा नहीं, तिबारा नहीं, 4 बार नहीं, कई बार आए। तो वो कह रहे हैं सीबीआई ईडी से डराना तो बंद करवा दीजिए, चुनाव कैसे लड़े? सीबीआई और ईडी के डर से चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। अब ये बताइए, अब ये जो है कि डाका डालेंगे, जेब काटेंगे, गला काटेंगे, तो दंड तो मिलेगा ही। वो कह रहे हैं आपकी पार्टी में भी ऐसे नेताओं की भरमार है, उन पर चाबुक क्यों नहीं चलाते? ऐसा कहीं कुछ नहीं है। हमारे यहाँ जो बाहरी भ्रष्टाचारी आता भी है तो 4 दिन में भाग खड़ा होता है। उसे यहाँ माहौल वो नहीं मिलता भ्रष्टाचार वाला। नहीं तो अभी देखिए समरेन जी हो या अमरेंद्र त्रिपाठी हो, उन्होंने कहा कि बीजेपी पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन लेके बैठी है कि हमारी पार्टी से कोई नेता पहुंच जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाता है, जब तक दूसरे दल में रहता है तो उससे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी चोर लुटेरा कोई नहीं रहता। अरे तो इतना सबसे अच्छा नाम है। इतना काले पोस्ट के आते हैं, उसके बाद भी ये नहीं देते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं, भाग जाते हैं, नहीं टिक पाते हैं। लेते ही क्यों हैं? लेते क्यों हैं? वही टिक पाएगा। सोमेश्वर पांडे जी, ऐसे नेताओं को पार्टी में लेते ही क्यों हैं जिन पर आप पहले आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी हैं? और आप जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता आप देख लीजिए मुख्तार अंसारी का क्या हाल है, कितना दामन साफ है, जीता जाता का क्या हाल है। चलिए ठीक है, अब समरेन सिंह सैतवार की बारी है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बार बार अपने में खुद लड़ रहे हैं। समरेन सिंह जी, ठीक है, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं लड़ रहे हैं हम लोग। आपकी भाषा शैली और इसमें बहुत अंतर है। ठीक अमरेन जी, ठीक है, डिबेट खत्म हो जाए आप सुनिएगा, ऐसा लग रहा था कि आप पहली बार ठीक अमरेंद्र त्रिपाठी जी प्लीज समरेंद्र आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिए बैठे हैं ना भाई? सही लगाया। ठीक अमरेंद्र जी प्लीज थोड़ा सा। ठीक है समरेंद्र, अब आप अपनी बात पूरी रखिए। जी, मैं अगर यह लोग बोले नहीं तब हम बात को पूरा करें। आप अपने बारे में आप ये कोशिश करते हैं कि कोई दूसरा ना बोले, ये बात आप पर भी लागू होती है ना? पीड़ा हुई? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी को बता देना चाहता हूँ, आदरणीय जी को, कि यह दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, सर्व समाज की बात करते हैं। कह रहे हैं बार बार, मैंने इनका एक भाषा सुना है कि आज दलित हमारे साथ आ गए हैं तो यह उचित है। मैं आप दलितों के प्रेमी हैं, 1 मिनट हमारी बात पूरा करने दीजिए, जिसके बाद मैं आपकी बातों को सुनूंगा, जवाब जो देंगे मैं उससे संतुष्ट भी होऊंगा। तो हाथरस में जब एक गरीब महिला, एक लड़की का बलात्कार होता है, आप हिंदू धर्म को मानते हो, लड़की भी हिंदू धर्म से आती थी। हिंदू धर्म में कहीं भी लिखा गया हो कि शाम को 5 बजे 6 बजे के बाद संस्कार, अंतिम संस्कार किया जाए। आप लोग की, आपकी प्रशासन, आपका पुलिस वहाँ पे रह के, माननीय योगी जी की सरकार है, वहाँ पे रह के वहाँ पे अंतिम संस्कार करवा दिया गया, जबरदस्ती लाश को जला दिया गया। पहली बात। दूसरी बात, हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता जी सुन लें, जो दलितों की बात करते हैं, पिछड़ों की बात करते हैं, इनसे मैं बता दूं पैसे का आरोप लगाए हैं। अगले लोग मैंने आरोप ये भी लगाया कि हाथरस मायावती जी खुद नहीं गए और राहुल जी प्रियंका जी गए, हाथरस मायावती के, इसका जवाब दीजिएगा आप। माननीय जी मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक, माननीय जी मैं जवाब दे रहा हूँ। जब आपके राजस्थान में वही, हमारे उत्तर प्रदेश में वही कांड होता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है, ठीक है, बहन जी नहीं आई, आपके माननीय राहुल जी आते हैं, माननीय प्रियंका वाड्रा जी आती हैं, लेकिन जब लड़ाई लड़ी गई, जी लड़ी गई। ये भी बोलिए जी, धन्यवाद। धन्यवाद है। हमारी नेता, हमारे पार्टी के लोग, संगठन के लोग भी वहां पर पहुंचे, और आप दलितों, आप एक घड़ा आपकी राजस्थान में जहां अशोक गहलोत जी की सरकार चली है, एक इंद्र मेघावल जो छोटा सा बच्चा है, पानी पी लेता है घड़े से, तो उसको मार के टीचर जो कि एक ऐसे समाज से आते हैं, मार के उसको मारते हैं ऐसा कि वह कान की नस फट जाती है, वह बच्चा मर जाता है। ठीक है, आप वहाँ पे मैं इसका जवाब दे दूं आपको, मैं इसका जवाब दे दूं अब आपको। आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, फिर जवाब दे दीजिएगा। मैं आपकी बात को सुनूंगा। क्या आपके राहुल गांधी जी वहाँ पे गए, प्रियंका गांधी जी गई? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता महोदय आरोप लगाए हैं कि बहन जी के पैसों की बात,
तो इसकी बात तो हम जिंदा महिला अपनी पहली मूर्ति बना दी, इसकी यह बात बताए हैं। तो मैं बता दूं जो अम्बेडकर पार्क बना है उस एक मिनट फिर से बात सुनिए। आप कहे थे कि एक जिंदा महिला, तभी मैं बार बार महोदय सुनिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार बैठा हूँ महोदय, आप कहे हैं खुद कि महिला होते हुए और क्या नाम है जिंदा देवी अपनी मूर्ति बना दी, तो मैं बार बार महिला कहूंगा ही जब आप कहे हैं मेरी नेता का, आपका भाषा इस तरह का है। दूसरी बात आप अपना जवाब दीजिए ना। नहीं समरेन जी, आपको पता है कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ था भरपाई के लिए कि जो पैसों की बर्बादी की गई है वसूली की जाए, जानकारी है आपको? अम्बेडकर पार्क जो बहन मायावती जी ने बनवाया है, मूर्ति बनाया, वहाँ पे अमेरिका तक के लोग, बड़े बड़े शहरों से लोग, ताजमहल के बाद, लाल किले के बाद अगर कहीं भारत में पर्यटन का स्थल है तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर पार्क है। आप क्या किस मुख से बात करेंगे? बगल में गोरखपुर है, कुछ विकास नहीं है महाराज। आप लोग केवल एक ही बात मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपको विकास नहीं दिख रहा है। आइए सोनबरसा से चौरी चौरा का रोड देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। समरेंद्र, मेरा एक सवाल आपसे है, अब चर्चा के समापन का वक्त है, आपस में उलझते नहीं है, अच्छी डिबेट रही है, कम से कम एक दूसरे की बातें सामने आई। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, इतना उत्साहित हो गए आप, सुनिए तो। ये बताइए बहन जी यूपी में कितनी सीटें जीतेंगी? क्योंकि जब सपा से गठबंधन कर चुनाव लड़ा तो अखिलेश भैया ने तो कह दिया कि हमारा फायदा उठा लिया और हमको नुकसान हो गया। जी, मैं आपको बता दूं, हम भारतीय जनता पार्टी के जैसे हम नहीं कहेंगे कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार 403 जीत जाएंगे, ठीक है? और कांग्रेस के जैसे भी नहीं कहेंगे कि हम सरकार बना लेंगे, क्योंकि अरे तो सरकार कहाँ, मंगल ग्रह पे बनाइएगा क्या? जी, मैं बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से यूपी से होके दिल्ली का रास्ता जाता है। चले ठीक, अमरेंद्र त्रिपाठी, एक रिएक्शन शॉट में आपसे भी कि हम विपक्षी एकजुटता की जो बात कर रहे हैं, आप लोग प्रयास पूरी तरह से कर रहे हैं। 3200 किलोमीटर के सफर तक पर निकल गए राहुल गांधी, लेकिन विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे क्या अमरेंद्र जी? ठीक है सतपाल साहब, टाइम्स अप, टाइम अप, टाइम अप। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, विपक्ष का चेहरा बन पाएंगे राहुल गांधी? देखिए, चेहरा हमारा कांग्रेस की हमेशा जो CWC है, जिसको स्टेयरिंग कमेटी दीजिएगा, वो तय करती है कौन बनेगा। गांधी परिवार हमेशा, अरे प्रधानमंत्री CWC नहीं बनेगी ना, कोई एक नेता बनेगा, कोई तय किया आपने? बिल्कुल, ये तय CWC करेगी, तय वो करेगी ना कि कौन बनेगा। यानी राहुल गांधी चेहरा नहीं है, वो तय करेंगे। राहुल गांधी चेहरा नहीं है ना? राहुल गांधी हमारे नेता है, हमारे दिलों में है, चेहरा नहीं है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये हमारे सांसद चुनेंगे। अरे कमलनाथ साहब तो पहले घोषणा कर चुके हैं कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री वही बनेंगे। बिल्कुल, कमलनाथ जी ने अपनी दिल की इच्छा जाहिर की, मैं भी। अरे उन्होंने घोषणा कर दी, दिल की इच्छा अलग होती है कि मैं चाहता हूं, जी, दिल की इच्छा तो होती है ना कि आप कहें मेरे मन में है कि ये नेता प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बने। उन्होंने तो घोषणा कर दी कि राहुल गांधी चेहरा होंगे। जाहिर की, कमलनाथ जी ने ये नहीं कहा कि मैं CWC की तरफ से बयान दे रहा हूँ। आप कमलनाथ जी का बयान पुनः सुनिएगा, उसमें साफ साफ बोले। मतलब आपको लगता है कि इधर से कान पकड़ो या घुमा के पकड़ लो, बात एक ही है। सोमेश्वर पांडे जी, अच्छा होगा क्योंकि राहुल गांधी जैसा, कम से कम इतना जरूर कहा जाए कि मुकाबला तो दिलचस्प होगा, भले ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर ये जरूर हो सकती है कि विपक्ष में एकता नहीं बन पा रही, क्योंकि इससे पहले भी चुनाव में विपक्षी एकता का दम भरा गया था, लेकिन उसकी हवा निकल गई थी। क्या उसी भरोसे हैं या फिर चुनौती आपको स्वीकार है कि चाहे तमाम विपक्षी दल एक हो जाएं, हम मुकाबला करने को तैयार? सोमेश्वर पांडे जी, सुन नहीं पाएगा, अकेले मुकाबला करने में सक्षम होंगे हम लोग? जी बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है, यूपीए में जितने भी दल हैं उन सभी का। ठीक, त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, भी अगर सोमेश्वर पांडे जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। विचारधारा कांग्रेस की होनी चाहिए। ठीक है अमलेन भाई, आपकी बात आ गई। होनी चाहिए। जी, सोमेश्वर पांडे जी, मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, हमारा नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री वही बनेंगे। जनता भी प्रधानमंत्री के रूप में उन्हीं को चुनती है। उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को चुनती है। हमारे यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। चले, यानी कि आप मोदी और योगी के चेहरे को बता रहे हैं कि उनका चेहरा ही चमत्कार करेगा, और जो आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में हमारी छवि अच्छी है और इसलिए जनता हमको चुन रही है।
चलिए, ये तो खैर आने वाले चुनाव में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि बहन जी ने स्पष्ट कर दिया कि गठबंधन उनको रास नहीं आया है। अब वो गठबंधन के साथ नहीं जाएंगी, चाहे विधानसभा चुनाव हो आगामी या फिर लोकसभा चुनाव। बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि ईवीएम पर भी सवाल खड़े कर दिए बहन जी ने। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो तब फिर हम चमत्कार दिखाते हैं, हालांकि वो तो मौजूदा वक्त में संभावना दिखती नहीं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर 2024 की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो चुकी है। विपक्ष एकजुटता की कोशिश कर रहा है। बहन जी ने अकेले जाने का फैसला कर लिया। बहन जी कह रही हैं कि एकला चलो रे। तो उधर अब सवाल इस बात को लेकर भी उठने लगे हैं कि अगर विपक्षी दलों में इस तरह की खींचतान अभी से देखने को मिलेगी तो वो मजबूत गठबंधन कैसे हो पाएगा जो बीजेपी से मुकाबला कर पाएगा। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।